गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने चैप्टर सेकंड सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इस चैप्टर में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किस तरीके से ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव कितने भागों में बांटा जा सकता है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र किस प्रकार से ये दही बनाने में, ब्रेड बनाने में काम आते हैं। इनका हम व्यापारिक उपयोग कर सकते हैं, हम इनसे औषधियाँ बना सकते हैं, वैक्सीन बनाई जा सकती है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में ये लाभदायक है। साथ में ये पर्यावरण को भी शुद्ध करने में हमारी सहायता करते हैं। तो आज हमने हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले देखें हानिकारक किस प्रकार से है। ये सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को बीमार करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े हानिकारक भी है। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो कि एक विचित्र प्रकार का कोरोना वायरस चला हुआ है, जो बहुत ज़्यादा फैल चुका पूरे विश्व में। तो इसी प्रकार से ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक सूक्ष्म जीव ही है। वायरस का मतलब विषाणु। तो कहते हैं सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगाणु या रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ना है। तो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव सांस के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी और माध्यम से, एक दूसरे से हाथ मिलाने से, गले मिलने से, या अनेक प्रकार जैसे कि किसी के बर्तन, जूठे बर्तन इस्तेमाल करने से या किसी के साथ खाना खाने से उसके जो रोग हैं वो हमें लग सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक रोग फैल सकते हैं जिनको हम संचरणीय रोग कहते हैं। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चले जाए, ऐसे रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता है। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स या क्षय रोग मतलब टीबी। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जोर से बोलता है तो या बातचीत करता है, तो उसके मुंह से या उसकी नाकों से जब वो छींकता है तो उसकी नाक से छोटे छोटे वाष्प के रूप में बूंदक बाहर आते हैं, जिनमें रोगाणु होते हैं। और वो रोगाणु जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के सांस के द्वारा जब उस दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या उसके हाथों पे लग जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति, किसी को जुकाम हो, बार बार अपने नाक पर हाथ लगा रहा है और फिर उसी हाथ से वो उसको बिना धोए ही किसी दूसरे व्यक्ति से मिला लेता है, तो वो रोगाणु उस दूसरे व्यक्ति में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ये रोगाणु हवा के द्वारा या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने में, खांसते टाइम, छींकते टाइम, इस प्रकार से खाना खाते टाइम एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरीके से ये रोग बढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ कीट भी इस प्रकार के हैं जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में सहायक है। तो ऐसे रोगों को, ऐसे जीवों को बोलते हैं रोगवाहक, जो रोग के सूक्ष्म जीवों को एक से दूसरे के पास लेकर के जाते हैं। जैसे इसमें मक्खी है। मक्खी मान लो कहीं ऐसी जगह पर बैठी थी
या किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़ों पर बैठी थी जिसको कोई बीमारी है, तो उसके ऊपर से उड़ करके किसी स्वस्थ व्यक्ति के खाने पर जा करके बैठ जाए, या कहीं मक्खी किसी गंदगी पर बैठी थी उस स्थान से उड़ करके कहीं आस पड़ोस में आकर के बैठ जाए, खाने पर बैठ जाए, तो उसी संदूषित भोजन को जब कर लेते हैं तो इस प्रकार से ये रोग फैलते चले जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो इस प्रकार से फैल जाएंगे। जैसे आप लोग देखते हो कि जब कहीं बाहर बाजार में सामान खरीदते हो आप, तो वहाँ पर भोजन, खुला भोजन मिलता है सड़कों के किनारों पर, और वो भोजन काफ़ी हानिकारक होता है हमारे लिए। ऐसे ही जो मक्खियाँ हैं वे कहीं कहीं गंदगी पर बैठकर उस भोजन पे बैठ जाते हैं, जिसको हम खा लेते हैं, तो इस प्रकार से रोग फैलते चले जाते हैं। तो एक और उदाहरण है मच्छर। मच्छर भी रोग करने वाले रोगाणुओं को एक से दूसरे में भेजता है। जैसे मादा एनाफ्लीज मच्छर है जो कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से। तो मच्छर उस मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से, जब मादा एनाफ्लीज मच्छर किसी को काटती है तो उसको मलेरिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी, उसको वो मलेरिया जल्दी चपेट में ले लेगा, जो कि एक भयानक बीमारी। इससे भी अनेक लोगों को काफ़ी जान माल की हानि होती है। इसी तरीके से डेंगू भी एक रोग है जो मच्छर के काटने से ही फैलता है। डेंगू जो रोग है वो मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और मच्छर, आप लोग जानते हैं कि ये मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मच्छर पैदा हो रहे हैं तो उनको मार दिया जाए। तो मच्छर पैदा होने के बाद उनको मारना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर उसको पैदा ही ना होने दिया जाए, जैसे जब मच्छर जल पे रहते हैं तो साफ जल में ये मच्छर पानी अंडे देते हैं अपने, जो मलेरिया या डेंगू के मच्छर है। तो इस प्रकार से अगर हम कहीं पर साफ पानी को खुले स्थान पर या गड्ढे में इकट्ठा ही ना होने दें जहाँ पर मच्छर आकर के बैठते हैं, तो वो अंडे नहीं दे पाएंगे, और अंडे नहीं दे पाएंगे तो मच्छर भी ज़्यादा पैदा नहीं हो पाएंगे। अगर कहीं पर खुले स्थान पर पानी भरा हुआ है किसी गड्ढे में आपके आस पड़ोस में, तो अगर वो पानी निकाला जा सकता तो उसको निकाल दें, या फिर उस पानी के अंदर कुछ ढक्कन मिट्टी के तेल के डाल दें, जिससे कि वो मच्छर के जो अंडे हैं वो खुद ही नष्ट हो जाएंगे। या आप लोग छतों पर कोई टायर या कोई इस प्रकार की चीज़ें फेंक देते हो, तो वहाँ पर भी बारिश वगैरह के मौसम में पानी इकट्ठा होकर के उनके अंदर मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार के स्थानों पर भी हमें अगर टायर वगैरह रखने हैं तो इसको बार बार साफ करते रहना चाहिए, या फिर इस प्रकार के स्थानों पर टायर ना रखें जहाँ पर मच्छर पैदा होते हो, जहाँ पर उसके अंदर पानी भर जाए। तो रोग वाहक कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये रोग का नाम दिया हुआ है क्षय रोग। ये क्षय रोग जो जीवाणु से फैलता है और इसका संचरण का तरीका है वायु। ये वायु से एक दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो किस प्रकार से इसको रोका जा सकता है? जब जिस व्यक्ति को ये क्षय रोग है उस व्यक्ति से दूरी बना करके रखना चाहिए। खसरा एक वायरस से फैलने वाला रोग है। ये भी वायु के द्वारा ही फैलता है और डायरेक्ट संपर्क में आने से भी फैल सकता है, सीधे संपर्क में आने से। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से फैलने वाला है, ये वायु से ही फैलता है और सीधे संपर्क से ही फैलता है। तो इनका टीकाकरण करवाना चाहिए बचपन में ही, या और साथ में ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जिनको ये रोग है। पोलियो वायरस से फैलने वाला रोग है जो वायु और जल दोनों के माध्यम से फैलता है। इसी प्रकार से हैजा जीवाणु से फैलने वाला रोग है, जीवाणु के इसका वाहक है और जल और भोजन के द्वारा ये एक दूसरे से में प्रवेश कर जाता है। टाइफाइड भी जीवाणु से फैलता है और ये भी जल के माध्यम से फैलता है। तो बचाव के उपाय क्या? व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि व्यक्ति को साफ सफाई रखनी चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, भोजन को अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन करना चाहिए और उबाल कर पानी पीना चाहिए, साथ में टीका भी लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए यानी कि पीलिया रोग जो होता है वो
वायरस से फैलता है, जल के माध्यम से ये वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। तो पानी को उबाल करके पिए। और इससे बचने के लिए छोटे बच्चों को बचपन में ही टीके लगवाने चाहिए। इसी प्रकार से मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ जो सूक्ष्मजीवों की कैटेगरी है, मच्छर की सहायता से ये एक दूसरे में प्रवेश करता है। मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने के रसायन या कीटनाशकों का छिड़काव करके मच्छरों को खत्म कर देना चाहिए। ऐसे किसी भी स्थान पर पानी नहीं भरने देना चाहिए जहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हो। तो जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अब जो जंतु हैं उनमें भी रोग कारक जीवाणु हो सकते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, बल्कि वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो उदाहरण इसका एंथ्रिक्स, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला ये एक भयानक रोग है जो जीवाणु से होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग, गाय के खुर या मुंह भी गलने लग जाते हैं, एक ऐसा रोग। तो रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रिक्स नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रिक्स रोग का कारक है। अब पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, यानी कहता ये अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। यहाँ पर कुछ पेज नंबर 25 पर, आपकी किताब में पेज नंबर 25 पर कुछ पेड़ पौधों के नाम दिए गए हैं जिसमें जीवाणु जो है बीमारियों को फैलाते हैं। जैसे नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, इसका सूक्ष्मजीव जीवाणु और ये वायु के माध्यम से फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग है, गेहूं की जो बालियां वो काली हो जाती है, गेहूं की जो पत्तियां हैं वो हल्की पीली कलर के उस पर धब्बे हो जाते हैं। कवक के माध्यम से फैलता है, वायु एवं बीज के माध्यम से ये होकर के एक दूसरे में प्रवेश करता है। और भिंडी की पित्त, ये भिंडी की जो पित्त नाम का रोग है वो वायरस से फैलता है और इसको एक कीट के माध्यम से ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है। अब है ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए एक और प्रकार से हानिकारक है। हम जो भोजन बनाते हैं वो कई बार ऐसे इस प्रकार से होता है कि पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। उसको हम कुछ समय के लिए तो रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक के लिए हम उसको नहीं रख सकते। तो वो भोजन को खराब करने में जो सूक्ष्म जीव है वो भोजन को खराब कर देते हैं। इसी प्रकार से खराब भोजन को अगर खा लिया जाए तो उल्टी वगैरह या हो जाती है। साथ में व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन भी हो जाता है। हमारे आसपास जो सूक्ष्म जीव हैं, जब भोजन काफ़ी लंबे समय तक यानी काफ़ी टाइम हो जाए भोजन को बने हुए पकाए हुए भोजन को 7, 8 या 9 घंटे हो जाए, तो गर्मियों के मौसम में तो और भी जल्दी, सर्दियों में थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, सर्दियों में क्योंकि ठंड होती है तो इसलिए जो सूक्ष्म जीव वो कम वृद्धि कर पाते हैं। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होने के कारण सूक्ष्म जीव ज़्यादा वृद्धि करते हैं, तो पके हुए भोजन में वो सूक्ष्म जीव ज़्यादा वृद्धि करते हैं। कच्चे भोजन में भी सूक्ष्म जीव उसको नष्ट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, फफूंदी वगैरह, क्योंकि कच्चे भोजन को थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय तक रखा जा सकता है, 3, 4, 5 दिन तक रख सकते हैं, इसके बाद वो भी खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और विषैले पदार्थ उत्पन्न करके जो भोजन है उसको खराब कर देते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे विश्व में लगभग हर रोज़ हजारों टन जो भोजन है वो खराब हो जाता है इसी वजह से, और करोड़ों लोग बिना भोजन खाए सो जाते हैं, जो कि फुटपाथ पर या भीख मांगते हैं अनेकों जगहों पर, या भुखमरी जहाँ पर ज़्यादा है, या ऐसे इलाके जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन उन देशों में अनाज या फल सब्जियाँ बहुत कम मात्रा में पैदा हो पाती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम भोजन को केवल उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक ना बनाएं। शादी ब्याहों में अनेकों बार देखा गया है कि
भोजन जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है और उसको यूं ही वेस्ट करना, फेंकना पड़ता है। तो इस प्रकार से भोजन को खराब करने से बचें, क्योंकि भोजन को खराब करने का बहुत सारा काम तो सूक्ष्म जीव ही कर देते हैं, तो हम मनुष्य भी उसको खराब करने की ना सोचें। अगला टॉपिक हमारे पास है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का अर्थ है कि किस प्रकार से भोजन को संरक्षित किया जा सकता है, खराब होने से भोजन को बचाया जा सकता है। तो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए अनेक तरीके प्राचीन समय से ही अपनाए जाते रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि हमने बीजों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बीजों को किस प्रकार से भंडारित करना चाहिए ताकि वे खराब ना हो। तो ये तो है कच्चे यानी अनाज को भंडारित करने के तरीके। लेकिन जब इस प्रकार का भोजन है जो कच्चा भोजन है, उसको भी क्या हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, और रख सकते हैं तो किस प्रकार से रख सकते हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि आप लोग अचार का प्रयोग करते हैं। अचार जैसे आम का अचार है, इस मौसम में अभी आम का अचार डालने के लिए जो कच्चा आम आ गया होगा बाज़ार में, तो उसको क्या करेंगे कि कच्चे आम को काट करके थोड़ा सा धूप लगा करके और उसमें कई प्रकार के मसाले लगाकर उसको तेल में डुबा करके रख देते हैं ताकि वो खराब भी नहीं होता है। साथ में वो अचार हम पूरे साल उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से और कई सारी चीज़ें हैं। आम का अचार आप लोगों ने देखा है, नींबू का अचार, गाजर का अचार, मूली का अचार, मिर्च का अचार, अदरक का, तो अनेक प्रकार के अचार। इसी प्रकार से ये एक विधि है खाद्य परिरक्षण, यानी कि खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें पैदा होती है वहाँ पर इसके खरीदार कम है, तो वहाँ के लोग इस प्रकार से भोजन को बचा करके रख सकते हैं आगे वाले समय के लिए, या दूसरी जगह पर सप्लाई कर सकते हैं। ये क्योंकि ये अचार एक बार डालने के बाद कई महीनों तक खराब नहीं होता है, लगभग पूरे साल हम इसको खाते हैं। बाकी चीज़ें जैसे आप लोगों ने सब्जी बना ली, सब्जी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन तक खा सकते हो, उसके अगले दिन नहीं खा पाएंगे क्योंकि सब्जी खराब हो जाएगी। लेकिन अचार इस तरीके से नहीं है, अचार डालने के बाद कई महीने बाद तक यूज़ किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में हम कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भोजन को खराब होने से बचाने की क्या क्या विधियां हैं और उन विधियों का प्रयोग हम अपने जीवन में किस प्रकार से करते हैं। आप लोग अपने डेली लाइफ में भी इस प्रकार की विधियों का उपयोग करते हो, तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है और इसका प्रयोग हम काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं।